गुड आफ्टरनून एवरीवन। सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जल्दी से आ जाइए और क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज मैं तुम्हें करवाने जा रही हूँ जितने भी 3D के फॉर्मूलेज हैं वो सारे फॉर्मूले तुम्हारे पास, हम सारे फॉर्मूलेज आज करेंगे। क्वेश्चंस में हम कुछ कुछ चीजें कर चुके हैं बट हम इनको जो है एक बार मैं दोबारा से रिवीजन करा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूला ये बिल्कुल जो तुम्हारे फॉर्मूलेज हैं ये वही है जो 2D में तुम करते हो, 3D में भी वही है। जब तुम दो पॉइंट है P और Q, इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करते हो तो 2D में तुम्हारा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक z कोऑर्डिनेट और आ जाएगा, ठीक है, एक z कोऑर्डिनेट और आ जाएगा। तो अब यहां से डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालते हो, दो P और Q का डिस्टेंस कैसे निकालते हो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, ये वो पॉइंट है जो ओरिजिन से नहीं, ये वो लाइन है जो ओरिजिन से पास नहीं होती कोई भी प्लेन के अंदर। एनी टू पॉइंट है x1 y1 और z1, ठीक है, ये x2 y2 z2। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ से ओरिजिन से, अगर ओरिजिन से पास हो रही है ये लाइन OA है या OP है, जो भी लेना चाहो, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ओरिजिन से पास हो रही है तो जीरो कोऑर्डिनेट 0 0। और ये एनी पॉइंट है x y और z प्लेन के अंदर। तो यहां से जब डिस्टेंस निकालेंगे तो x2 माइनस जीरो का, x माइनस जीरो का स्क्वायर क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस z माइनस जीरो का स्क्वायर, z माइनस जीरो का स्क्वायर। और जीरो को हटा देंगे तो तुम्हारे पास ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। ये था तुम्हारा जब ओरिजिन से पास, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा और क्लियर नजर आ जाए। उसके बाद ये तो था तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला। आगे बात करते हैं किसकी, सेक्शन फॉर्मूले की। अब सेक्शन फॉर्मूले पर जाएं तो तुम्हारा जो सेक्शन फॉर्मूला है, अब सेक्शन फॉर्मूले में तुम्हारे पास क्या होता है, जो सेकंड पॉइंट है सेक्शन फॉर्मूला, यहां पर कोई भी दो पॉइंट है P और Q, ये P पॉइंट है ये Q पॉइंट है, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास दे रखे हैं x1 y1 और z1, ठीक है, z1। और ये Q पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, ठीक है। अब क्या होता है कि कोई भी, अगर मैं पॉइंट R ले लूं, कोई भी पॉइंट R जो इस पी क्यू को इंटरनली डिवाइड करता है, तो अभी रेशो नहीं पता, मिड पॉइंट नहीं है, कोई रेशो नहीं पता मुझे किस रेशो में कर रहा है। जनरली हम मान लेते हैं कि वो m रेशो n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ये क्यू के, इस r के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। और ये r जो है इस पी क्यू को m रेशो n में डिवाइड करता है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस m को इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट से और इस n को इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके देन ऐड कर देते हैं। तो मेरे पास क्या होगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय जो भी रेशो होगी उसका सम m प्लस n। ऐसे ही my2 प्लस ny1 और रेशो m प्लस n। ऐसे ही mz2 और nz1 डिवाइडेड बाय m प्लस n आ जाएगा। जब क्या करेगा, इंटरनली करेगा तो प्लस आएगा, लेकिन जब ये P और Q है, ये P और Q है और ये तुम्हारा R है, ठीक है, ये तुम्हारा R है। अब ये तुम्हारे पास जो है, अब इसकी रेशो दे रखी है कि अब हमें क्या निकालना है कि इस R के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो अब वही रेशो लेनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ देखो क्या है, यहाँ पर तुम्हारे पास नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव, क्योंकि देखो जब मेरे पास रेशो थी वो पी आर की रेशो m थी, पी आर की रेशो m थी, तो ये है P से R, इसकी रेशो m है,
ठीक है, इसकी रेशो m है और क्यू आर की रेशो जो थी वो n है। क्यू आर की रेशो n है तो पी क्यू की रेशो क्या होगी? पी क्यू की रेशो बताओ क्या होगी? टोटल m में से अगर मैं ये पार्ट निकाल दूं मतलब m माइनस n, m माइनस एन, यहाँ कोई k लेना चाहो कोई लैम्डा लेना चाहो, रेशो है वो तुम्हारी मर्जी है। मान लो मैं इसको ले लूं m k थी ये n k थी तो ये क्या हो जाएगी m माइनस n k आ जाएगी। ठीक है, जो ये रेशो आएगी ये m माइनस n रेशो के आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ क्या डिफरेंस होता है, फॉर्मूला सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है। साइन जो है वो क्या होगा, वो नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, साइन क्या आ जाता है, नेगेटिव। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा आई होप कि रेशो जो है वो हमारे पास यहाँ पर एक्सटर्नली जब डिवाइड करता है, देखो एक्सटर्नली ये आर बाहर है, पी और क्यू यहाँ है, एक्सटर्नल है, बाहर है। ठीक है, तो रेशो में नेगेटिव क्यों आता है वो बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि पी आर की रेशो एम थी, पी से आर एम है और क्यू से आर एन है, तो पी क्यू कितना बचेगा, एम माइनस एन रेशो के आ जाएगा। तो इस रेशो में, तो इसलिए ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद आगे, अब ये सेक्शन फॉर्मूला जो है ये कन्वर्ट, इसको सेक्शन फॉर्मूले को हम बोल देते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। कब बोलते हैं, जब तुम्हारे पास ये जो पी क्यू जो हमने अभी पॉइंट लिए थे, जो x1 y1 और z1 थे, ये x2 y2 और z2 थे, और ये r जो है इसको 1:1 में डिवाइड करेगा। मतलब r जब p और q का होगा मिड पॉइंट तो उस केस में हमारे पास जो है ये 1:1 होगा, और यहाँ पर जो सेक्शन फॉर्मूला है उसका नया नाम आ जाएगा, क्योंकि r मिड पॉइंट है तो इसका नया नाम हमने क्या दे दिया कि इसको क्या बोलेंगे, सेक्शन फॉर्मूले को। जब r इसको सेम रेशो में डिवाइड करेगा p और q को, तो उस केस में r मेरे पास क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट होगा तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो हायर सेक्शन से ही है, x2 इसके फर्स्ट को इसके फर्स्ट से, x2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से तो 1 वही x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2। इस टाइप से सेक्शन फॉर्मूले से ही मिड पॉइंट फॉर्मूला बना है। देन इसके फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो y2, इसको इसके सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे y1 अपॉन 1 प्लस 1 2, ऐसे ही z2 प्लस z1 बाई 2। तो एडिशन है, कैसे ही लिख दो, तो इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। तो ये बना किससे है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला आया सेक्शन फॉर्मूले से ही है। ठीक है, आगे बात करते हैं द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग p x1 y1 एंड q x2 y2 इज डिवाइडेड बाय। अब ये लाइन जो है कोई भी पी क्यू ये डिवाइड करती है, ये अलग अलग रेशो दे रखी है मेरे पास कि कोई भी जो पी और क्यू, ये पी और क्यू था तुम्हारे पास, ये पी और ये क्यू, ये x1 y1 और ये z1, ये x2 y2 z2। ठीक है, तो वाई जेड प्लेन इन द रेशो, अगर ये आर जो है ये आर अगर वाई जेड प्लेन में होगा तो P और क्या जो रेशो होगी ये रेशो क्या होगी, -x1 x2। ठीक है, अगर ये zx प्लेन में होगा तो क्या होगी, -y1 रेशो y2। अगर ये xy प्लेन में होगा तो क्या होगी, -z1 रेशो z2 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यही बोला था ना ऊपर इसने, वो तो हाँ, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बाय दिस पॉइंट इन वाई जेड प्लेन, तो रेशो ये बन जाएगी, जेड एक्स प्लेन में है तो रेशो ये होगी, और वाई जेड प्लेन में है तो रेशो ये आ जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, कई बार क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं तो तुम्हारा यूज हो जाता है। उसके बाद तुम्हें पता है अगला, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट दिस एंड दिस। सेंट्रोइड क्या होता है ट्राइंगल का, तुम्हें पता है, तीनों साइड जो भी तुम्हारे पास ट्राइंगल है उसकी तीनों जो कॉर्नर्स हैं उनके जो वर्टिसेस हैं उनको ऐड कर दो और क्या कर दो, 3 से डिवाइड कर दो। 3 है ना कोऑर्डिनेट, तो सेंट्रोइड क्या होगा तुम्हारा, होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा,
सेंट्रोइड हो जाएगा ट्राइंगल का। ठीक है, देन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, टेट्राहेड्रन है तो टेट्राहेड्रन है तो 4 कोऑर्डिनेट, ट्राइंगल है 3 कोऑर्डिनेट है, टेट्राहेड्रन है तो टेट्राहेड्रन का सेंट्रोइड अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वहां 4 कोऑर्डिनेट होंगे। तो इसमें तुम्हारे पास x1 y1 मतलब एक फोर्थ कोऑर्डिनेट और आ जाएगा, वहां 3 तक था, इसमें 4 होंगे तो जितने कोऑर्डिनेट है उसी से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये तो मैंने क्वेश्चन भी कराया था, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, कोई भी पॉइंट P है x y z फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस पूछेंगे तो यहाँ x ही होगा 0 0, ये डिस्टेंस निकालना है एक्स एक्सिस से इस पॉइंट P तक का। तो भाई y और z तो एक्स एक्सिस से निकालना है तो 0 होंगे, और जो दो बाकी x है वो जो यहाँ x लिखेंगे तो यहाँ भी x ही होगा। तो क्या आ जाएगा डिस्टेंस x माइनस एक्स 0 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये प्लस है वैसे ही लग गया माइनस, मतलब डैश लग गया था। अगर यही तुम्हारे पास y एक्स प्लेन से पूछेगा तो x सॉरी y से पूछेगा, y एक्सिस से, तो यहाँ x 0 होगा, y जो यहाँ मेंशन करोगे वही होगा। तो उस केस में तुम्हारा क्या आ जाएगा z स्क्वायर प्लस x। अगर वो तुमसे x किससे पूछेगा z एक्सिस से, तो ये तुम्हारा z होगा, ये 0 हो जाएंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो आ जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोज। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोज की। अब मैंने इसको बहुत अच्छे से तुम्हें बताया भी था, एक बार दोबारा भी बता देती हूँ कि डायरेक्शन रेशोज और कोसाइन क्या होते हैं। फटाफट से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, रफली बात करते हैं। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, कोई भी एनी पॉइंट पी हमने ले लिया तो ओ, इस P, इस ये जो OP लाइन है इसके मुझे डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं। तो कैसे बताएंगे, तो डायरेक्शन कोसाइंस बताने से पहले मुझे इसके डायरेक्शन एंगल देखने पड़ेंगे इस लाइन के, कि ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो है वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमने मान लिया ये अल्फा है, ये बीटा है और ये बना रही है गामा। ठीक है, गामा, तो इसका मतलब जो ये अल्फा बीटा गामा है ये क्या आ गए डायरेक्शन एंगल्स। तो इन डायरेक्शन एंगल से जो मेरे पास मैंने कॉस लगा दिया तो ये बन गए डायरेक्शन कोसाइंस, और किसी भी लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो होंगे यूनिक। ठीक है, तो अब ये तो हमने बात की है ओपी के। अब इसकी डायरेक्शन इधर भी तो हो सकती है, नेगेटिव डायरेक्शन भी तो आ सकती है ना, डायरेक्शन ये भी तो हो सकती है नेगेटिव, मतलब मेरे पास इधर जाएगा तो ये ओपी था, ये ओपी डैश। ठीक है, मुझे किसके निकालने हैं, ओपी डैश के डायरेक्शन को साइंस निकालने हैं। तो ओपी डैश के पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन एंगल। तो भाई इसका जब मुझे फाइंड आउट करना है कि इसका डायरेक्शन एंगल जो है वो क्या होगा, तो कंप्लीट ये लाइन जो है, ये एंगल इसने जो बनाया है ये कितने डिग्री का बनाया है, 180 डिग्री का। तो अब ये एक्स एक्सिस के साथ जो ये लाइन है ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। अब ये ना एक्स एक्सिस के साथ, तो ये बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ एंगल। मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि तुम्हें बात सही से नजर आ जाए। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो ये बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ एंगल। तो टोटल ये एंगल यहां तक देखे तो 180 है। तो इस 180 में से, ये थोड़ा लाइन टेढ़ी है तुम्हें दिखाने के लिए, वैसे ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो यहां से ये टोटल यहां से यहां तक स्ट्रेट एंगल हो गया। क्यों, क्योंकि देखो ये तुम्हारा ओपी है तो ये क्या होगा ओपी डैश। तो टोटल जो एंगल है वो स्ट्रेट एंगल बनेगा ना, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन है। तो ये पूरा 180 बना रही है, तो पूरा 180 इसमें से ये अल्फा निकाल दूं तो ये एंगल कितना बचेगा, ये बनेगा पाई माइनस अल्फा। ऐसे ही जो मेरे पास ये लाइन है वाई एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ये वाला, तो ये एक तरीके यहाँ लिख दो, ये पाई माइनस अल्फा है, ये टोटल 180 है, बीटा निकाल दो तो ये बनेगा पाई माइनस बीटा। और दूसरा ये क्या है, जेड एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी ये, तो ये मेरे पास जो है जेड एक्सिस के साथ यहां से इसने ये टोटल कितना है 180, उसमें से गामा निकाल दो तो ये पाई माइनस गामा। डायरेक्शन एंगल्स आ गए, कॉस लगा दो, कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा, और ये होगा कॉस
पाई माइनस गामा। तो ये आ जाएगा कॉस पाई में से कुछ माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस नेगेटिव होता है तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस बीटा और माइनस कॉस गामा। तो इसलिए किसी भी लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो यूनिक होंगे, एक उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में। यही इसने लिखा हुआ है एलिमेंट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एल, एम और एन से डिनोट करते हैं। और कंडीशन क्या होती है यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन की, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। या एल एम एन की वैल्यू रख दूं मैं, कॉस है तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। ठीक है, उसके बाद यही ये हुए, अगर मुझे बात करनी है किसी एनी लाइन की, ठीक है। अब इसने आगे बात की कि अगर मेरे पास कोई जर्नल, अगर हमारे पास लाइन दे रखी है या कोई भी ओपी दे रखा है, जैसे मैंने यही बात किया था ओपी, इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जेड, इसका पोजीशन वेक्टर है आर। तो मुझे इस आर के, ये आर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रिलेशन, मैंने तुम्हें इसका जो है इन ये तुम्हारे पास क्या है कोड, तो मुझे इसके ना डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइन बताने हैं। अब सिंपल सी बात है, जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं किसी भी लाइन के, ठीक है, वो क्या होंगे, एनी एनी 3 नंबर, किसी भी लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या होंगे, एनी 3 नंबर जो प्रोपोर्शनल होंगे, जो समानुपाती होंगे डायरेक्शन कोसाइन के साथ। तो हमने डायरेक्शन कोसाइन एल, एम और एन लिखे थे। तो कोई भी एनी 3 नंबर, कोई भी एनी 3 नंबर ए बी सी, कोई भी एनी 3 नंबर ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे अगर ये इन डायरेक्शन कोसाइंस के समानुपाती हैं, मतलब इसके प्रोपोर्शनल हैं। तो इसलिए किसी भी लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, किसी भी लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस है इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि जितने भी इनके मल्टीपल होंगे वो सब इनके साथ क्या आ जाएंगे, समानुपाती आ जाएंगे, प्रोपोर्शनल आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर कोई ऐसे दे रखी है तुम्हारे पास एक ओपी पोजीशन वेक्टर दे रखा है और तुम्हें उसके डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइन निकालने हैं, तो डायरेक्शन रेशियोज तुम्हारे पास उसके क्या होते हैं, जो भी एक्स वाई और जेड का कोफिशिएंट है वो तो तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं, डायरेक्शन रेशियोज आ जाते हैं। और अगर मैं इसके डायरेक्शन कोसाइंस की बात करूं तो डायरेक्शन कोसाइन तुम्हारे पास क्या आते हैं, डायरेक्शन कोसाइन जो है वो तुम्हारे पास, अब मैंने क्या कहा कि रिलेशन देखो कैसे निकलते हैं, इनमें ना रिलेशन है, इनमें क्या है, इनमें ना रिलेशन है। एक मिनट रुक जाओ, बता देती हूँ थोड़ा सा। इनमें क्या है, इनमें ना रिलेशन है। क्या रिलेशन है, मैंने भी कहा ना कि एल बाय ए, एम बाय बी और एन बाय सी। ठीक है, ये देखो एनी एनी 3 नंबर जो इनके डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होंगे वो डायरेक्शन रेशियोज होंगे। और अब डायरेक्शन कोसाइंस और रेशियोज में ना एक रिलेशन होता है, क्योंकि मैंने कहा ना कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा के अलावा भी तुम्हारे पास एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस की फॉर्मेशन होती है, उसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो क्या है, तो भाई देखो मैंने इसको ले लिया किसी लैम्डा के इक्वल, तो मैं रिलेशन बताऊंगी अब कि रेशियोज हैं, उन डायरेक्शन रेशियोज से मैं कोसाइन कैसे निकाल सकती हूँ। ठीक है, मुझे क्या दे रखे थे, मुझे इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दे रखे थे। मतलब मान लो मैंने कोई भी लाइन जो डिफाइन की, जो मैं लिख रही थी कि r इज इक्वल टू एक्स आई, या मैं यहाँ से सिंपली r की जगह लिख लेती हूँ कोई भी लाइन l, या मतलब वेक्टर, इसके हैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डायरेक्शन रेशियोज हैं ए बी सी। डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, मुझे कोसाइन निकालने हैं, तो वो किसकी हेल्प से निकालते हैं हम, इसकी हेल्प से कि डायरेक्शन कोसाइंस जो है आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन रेशियोज, या डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहाँ से क्या आएगा, एल की वैल्यू ए लैम्डा, एम की वैल्यू बी लैम्डा और एन की वैल्यू आ गई सी लैम्डा। ठीक है, अब एलिमेंट क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है, डायरेक्शन कोसाइंस है तो कंडीशन होती है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने सबकी वैल्यू पुट कर दी, सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लैम्डा स्क्वायर को कॉमन निकाल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, सॉरी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो लैम्डा आ गया हमारे पास प्लस माइनस 1/√a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और लैम्डा की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो एल आ जाएगा a/√a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी की अगला एम की वैल्यू क्या आ गई, बी अपॉन प्लस माइनस बी अपॉन √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एन की वैल्यू आ गई प्लस माइनस सी अपॉन √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और मैं एक और चीज बोल सकती हूँ कि ये जो लाइन है, ये जो एल है, मुझे इस वेक्टर एल की लेंथ निकालनी है, तो वो क्या होती है, वो होती है a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मैं यहाँ से एल की बजाय ना मैं इसको आर ही लिख देती हूँ, क्योंकि एल वहां पर मेंशन है। ये आर वेक्टर की लेंथ आ गई। तो क्या मैं यहाँ से ये देखो, इसको इसको लिख दो आर वेक्टर की लेंथ। तो एल ये ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो इस मैग्नीट्यूड ऑफ आर को मैं किससे रिप्रेजेंट कर देती हूँ, सिंपल आर से। तो यहाँ से जो मेरे पास, मैं ऊपर बात करती हूँ, तो एल जो है वो ए अपॉन आर आ गया, मीन्स ए की वैल्यू आ गई क्या, एल आर। ऐसे ही बी की वैल्यू आ जाएगी एम आर, और सी की वैल्यू आ जाएगी एन आर। और यही बात मैंने यहाँ पर, हमने यहाँ पर लिखी हुई है कि तुम्हारे पास जो है, ये जो है क्या है कि ओपी, अगर मेरे पास कोई भी पोजीशन वेक्टर है तो कोऑर्डिनेट्स ओपी के ये दे रखे हैं, तो देन एक्स जो है वो एल आर होगा। मैंने इसको ए से रिप्रेजेंट किया, इसमें एक्स से कर रखा है, वाई एम आर, जेड क्या होगा, एन आर होगा। फिर उसके बाद है, ये तो थे किसी यानी वेक्टर के। अगर मुझे किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं, तो जब भी हमें किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं, तो ये तुम्हारे पास लाइन दी हुई है, मान लो ये लाइन है पी क्यू, और मुझे इस पी से क्यू तक के ये x1, ये y1 और ये z1, ये x2, ये y2 और ये z2, मुझे इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइन निकालनी है। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइन क्या होंगे, अगर मैं डायरेक्शन रेशियोज की बात करूं तो वो होंगे x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। और अगर मैं इसके डायरेक्शन कोसाइंस की बात करूं तो वो क्या होंगे, x2 माइनस x1, ये फर्स्ट आ गया ना। एक तरीके से मेरे पास पी क्यू जो बना, वो बना पोजीशन वेक्टर ऑफ p माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ p मेरे पास क्या है, क्यू, क्यू सॉरी, और p। तो ये क्या होगा, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। तो ये देखो, ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए। कोसाइन निकालेंगे तो मैं लिख दूं मॉड ऑफ पी क्यू, कि ये जो भी पी क्यू है, इसकी जो लेंथ होगी वो इनके डिवाइड में आएगी, y2 माइनस y1 अपॉन मॉड ऑफ पी क्यू, और z2 माइनस z1 अपॉन मॉड ऑफ पी क्यू। ये क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे किसी भी लाइन के। ठीक है, ये यही लिखा हुआ है। उसके बाद ये हमने बात कर ली कि एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन है, एबीसी यानी 3 नंबर हैं जो इनके प्रोपोर्शनल होंगे, कोई भी यानी 3 नंबर जो इनके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस के, वो डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। ये रिलेशन मैंने तुम्हें बता दिया है। अगर मुझे एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल बिटवीन टू लाइंस हैविंग द डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन, अगर डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है और दो लाइंस का एंगल फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, मेरे पास तरीका होता है cos थीटा इज इक्वल टू L1 M1 प्लस L2 M2 प्लस L, हाँ बेसिक था, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। बट LMN है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन है तो कंडीशन है इनकी L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ठीक है, 1 होगा। और L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर की वैल्यू भी 1 होगी, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया।
तो cos थीटा क्या आ गया L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अगर ये लाइंस है पैरेलल तो इनके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। अगर परपेंडिकुलर है तो इफ एंड ओनली इफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 जीरो होगा, क्योंकि अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो थीटा होगा 90 डिग्री और cos 90 होता है जीरो। cos 90 क्या हो जाता है, जीरो। उसके बाद आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास इफ, ये तो हो गया, ये तो मैंने बताया थीटा जो है एंगल है बिटवीन टू डायरेक्शन रेशोज। अब कोसाइंस की बजाय, अगर मेरे पास कोसाइंस की बजाय क्या है डायरेक्शन रेशोज है, तो कंडीशन क्या होगी, तो कंडीशन क्या होगी, cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। बिल्कुल सेम वही कंडीशन है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है जब भी हम बात करते हैं किसकी, एंगल की, तो एंगल कैसे फाइंड आउट करते हो, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। जब भी हमें फाइंड आउट करना हो एंगल, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, एंगल को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें तो अगर ये लाइन है पैरेलल, सेम कंडीशन है वही, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के साथ बिल्कुल सेम कंडीशन है। अगर लाइन है पैरेलल, तो पैरेलल लाइंस है तो मेरे पास कंडीशन क्या होगी, जैसे डायरेक्शन रेशोज कोसाइंस प्रोपोर्शनल थे दोनों लाइंस के, वैसे डायरेक्शन रेशोज भी प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। अगर परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पॉइंट को बेशक से स्किप कर देना, ये कभी नहीं पूछा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो मेरे पास है द प्रोजेक्शन ऑफ द projection of the line segment, projection of the line segment joining points, जो points को P of x1 y1 z1 P q of x2 y2 z2 to the line having direction cosines, जिसके डायरेक्शन कोसाइंस जो है L M N है। तो कंडीशन क्या होती है, ये बात याद रखना, ये कंडीशन होती है उसकी x2 माइनस x1 L प्लस y2 माइनस y1 M प्लस z2 माइनस z1 M। द डायरेक्शन रेशोज जो है किसी भी लाइन के, वो भी मैंने लिखवाए थे, x2 माइनस x1 होते हैं, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये तो हो गए डायरेक्शन रेशोज, और ये आ गए उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस, इनकी प्रोडक्ट जो है वो आ जाती है मेरे पास। तो ये सारा तो मैंने बता चुकी हूँ तुम्हें, ये सारी बातें तो एक बार मैंने रफली तुम्हें बताई दी थी। उसके बाद है, इसने कहा है कि कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, ट्राइंगल है ए बी और सी, कोई भी ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, अब इस ट्राइंगल ए बी सी के मिड पॉइंट दे रखे हैं, जैसे बी सी का मिड पॉइंट डी दे दिया। ठीक है, बी ए सी का जो मिड पॉइंट है वो तुम्हारे पास क्या दे दिया, सी ए का। ठीक है, क्या दिया है, ई दिया है, और इसका जो मिड पॉइंट है वो एफ दिया हुआ है, और कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, जैसे डी के x1 y1 z1, ई के दिए हुए हैं x2 y2 z2, और एफ के दिए हुए हैं x3 y3 और z3। और तुम्हें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मतलब ए बी और सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं कि ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो भाई कैसे फाइंड आउट करोगे, ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। पहले एक्स कोऑर्डिनेट की बात करेंगे ए के, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो क्या है, इसको छोड़ दो, ए है ना, तो यहाँ देखो क्या है, x2 और x3 है, तो x2 प्लस x3, और क्या कर देंगे, जो इस a के अपोजिट है, जो इस a के अपोजिट है देखो उसको माइनस कर दिया। ठीक है, ऐसे ही y2 प्लस y3, इस a के जो अपोजिट y कोऑर्डिनेट है उसको माइनस कर दिया, z2 प्लस z3, इसके अपोजिट जो z कोऑर्डिनेट है उसको माइनस कर दिया। जब b के फाइंड आउट करोगे तो b देखो इन दोनों से, b यहाँ है तो कैसे करोगे, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आएगा, ये बनेगा x1 और x3 को ऐड कर दो, b के अपोजिट क्या है, e कोऑर्डिनेट, देखो x2 को माइनस कर दिया। ठीक है, फिर y3 y1 को ऐड कर दिया, y2 को माइनस कर दिया, b के जो अपोजिट कोऑर्डिनेट होगा ना उसके कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दो।
ऐसे जब c फाइंड आउट करोगे तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट को तो ऐड करोगे और देखो x3 y3 और z3 को क्या कर रखा है, माइनस कर रखा है, तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं द जर्नल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री इन, जो जर्नल इक्वेशन है हम पहुंच गए कहां पर, प्लेन पर। ठीक है, प्लेन की बात करते हैं तो जर्नल इक्वेशन जो प्लेन की होती है वो क्या होती है, वो एक्स वाई और जेड लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। जो जर्नल इक्वेशन है प्लेन की वो लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स होती है, इन एक्स वाई और जेड में। तो ये क्या आ जाएगा, ax plus by plus cz plus d is equal to 0, ऑलवेज किसको रिप्रेजेंट करेगी, प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, उसके बाद अब वेक्टर नॉर्मल प्लेन, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, एलएमएन अगर मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है, अगर ए बी और सी सिंपल डायरेक्शन रेशियोज हैं तो ये सिंपल जर्नल इक्वेशन हो गई, लेकिन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड ये प्लेन की इक्वेशन है, और इसकी कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो ये होती है एन आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। अगर ये एन एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा, अगर ये एन एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा तो ये पी हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ठीक है, ये p क्या होगा, ये p हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा अगर ये n कैप एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो यहां से ये इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म, तो देन ये क्या आ गई, नॉर्मल। क्यों, क्योंकि n कैप एक नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। तो मान लो अगर मैंने n को क्या ले लिया, कुछ भी ले लिया, मान लो मैंने इसको डिफाइन कर दिया n1i प्लस n2j प्लस n3k से, तो जब मैं इसका यूनिट वेक्टर लिखूंगी तो n वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड होगा, और वो क्या आएगा, n1 अपॉन अंडर रूट n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर। ठीक है, आई प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर तो प्लस n3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्या ये डायरेक्शन कोसाइंस नहीं आ गए इस लाइन के, तो मैं इसको L लिखूं, ये इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है m, और ये क्या होगा, n होगा। तो इस केस में जब n कैप एक यूनिट वेक्टर होगा तो कार्टेशियन फॉर्म जब लिखोगे इसकी, तो ये कार्टेशियन फॉर्म आएगी Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी, एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइंस है, और ये प्लेन की क्या है, नॉर्मल फॉर्म है। याद रखना ये सारी फॉर्म हमसे पूछ ली जाती है। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल फॉर्म है। ये वेक्टर अगर मेरे पास क्या है, देखो वेक्टर की दो इक्वेशंस है, एक मैंने कहा r डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, और दूसरी जो मैं लिख रही हूँ r डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, और ये d जो है ये हमने किसको लिखा है, n डॉट ए डॉट एन को डी से रिप्रेजेंट किया कि यहाँ कोई ना कोई वैल्यू आएगी, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। अगर एन कैप एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर है तो ये p परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, लेकिन ये n अगर जस्ट एक नॉर्मल वेक्टर है तो ये d जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा, ये जस्ट क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू, जो एक पॉइंट से पास हो रही है, हैविंग द डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू दिस, ये लाइन की इक्वेशन है, जो सॉरी प्लेन की, जो एक पॉइंट x1 y1 z1 से पास हो रहा है। अगर हम सिंपली वेक्टर फॉर्म में लिखे तो r माइनस ए, ठीक है, डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये वो पॉइंट है ए जिससे प्लेन पास हो रहा है, तो ये उसका पोजीशन वेक्टर है। ये आर एनी पॉइंट है प्लेन के अंदर, और ये एन जो है एक नॉर्मल वेक्टर है प्लेन का। तो जब यहाँ से फॉर्म लिखोगे तो ये आती है, ये जब ये वेक्टर फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म है कि एक प्लेन जो एक पॉइंट से पास होगा तो ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, 0। उसके बाद ये वही है जो मैंने अभी लिखी थी, वेक्टर इक्वेशन है r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, और d यहाँ पर डिस्टेंस है, देखो इसने मेंशन किया हुआ है, ये बात मैंने सारी तुम्हें बता दी है। उसके बाद ये है इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करें तो इंटरसेप्ट ये है तुम्हारा x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट और ये z इंटरसेप्ट। तो होता क्या है, ये मान लो तुम्हारे पास कोई भी प्लेन,
जब हम बात करते हैं 2D में तो वहां लाइन लेते हैं, यहाँ प्लेन की बात कर रहे हैं कि कोई भी एक प्लेन जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किसी ना किसी डिस्टेंस कहीं ना कहीं कट करता है। जैसे इस प्लेन ने एक्स एक्सिस को यहाँ कट किया, कोऑर्डिनेट है a,0, वाई एक्सिस को यहाँ का रखा है b,0 और जेड एक्सिस को यहाँ कर रहा है 0 0 और c। तो जो ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर, इसको बोला जाता है एक्स इंटरसेप्ट। ओरिजिन से जो यहाँ तक का वाई एक्सिस का डिस्टेंस है, इसको वाई इंटरसेप्ट, और इसको कहा जाता है जेड इंटरसेप्ट। और ये इंटरसेप्ट फॉर्म है प्लेन की x बाय a, y बाय b, z बाय c इज इक्वल टू 1। अब मेरे पास अगली है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन प्लेन के जो इन पॉइंट से पास होती है, तो ये तुम दोनों याद कर सकते हो, जो भी करना चाहो। एक तो ये लिख सकते हो कि x y z 1, फिर पॉइंट x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1, इसमें भी रख सकते हो। या फिर x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। ठीक है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस। देखो यहाँ क्या किया, इसको इसमें से माइनस, यहाँ पर x2 माइनस x1, फिर x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। इससे भी बना सकते हो, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो इसको। उसके बाद एंगल, तो भाई याद रखना, आज की मैंने क्लास में भी बताया था फ्राइडे वाली में, कि अगर एंगल बिटवीन टू प्लेन्स हमें निकालना है, तो कभी भी दो प्लेन के बीच का एंगल हम नहीं निकाल सकते। हम क्या करते हैं, हम उसके एंगल्स निकालते हैं नॉर्मल की हेल्प से, कि जो एंगल प्लेन बनाते हैं, वही जो एंगल नॉर्मल बनाएगा ना, वही एंगल क्या बनाते हैं, प्लेन। तो इसलिए हमने ये n1 और n2 जो नॉर्मल थे इस प्लेन में, इन दोनों से फॉर्मूला सेम रहेगा, n1 और n2 उठा लिए, ए बी की जगह एंगल निकालना है cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 n2। बाकी वही कंडीशन है, अगर प्लेन पैरेलल है तो मेरे पास क्या होगा, ये जो n1 है और n2 है ये भी पैरेलल होंगे। अगर प्लेन पैरेलल है तो नॉर्मल भी पैरेलल होंगे, प्लेन परपेंडिकुलर है तो उनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर ये मेरे पास n1 और n2 जो प्लेन पैरेलल है, तो इसका मतलब इनके नॉर्मल भी पैरेलल होंगे, तो क्या आएंगे, एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल आ जाएंगे। देन अगर प्लेन आर परपेंडिकुलर है, तो इफ क्या होगा, n1 डॉट n2 क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद ये दो प्लेन है, कार्टेशियन इक्वेशन है प्लेन की, तो क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो बस वैसे ही इनके कोफिशिएंट्स है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय दिस, बिल्कुल वैसे ही निकालते हैं। प्लेन पैरेलल है तो क्या होगा, ये रेशियोज इनकी जो भी है प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, परपेंडिकुलर है तो इनकी प्रोडक्ट का सम 0 आ जाएगा। उसके बाद अगला है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द प्लेन। मुझे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है, ये पॉइंट P है, जो कोई भी x1 y1 और z1 दिया हुआ है, से इस प्लेन ax1 ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 तक का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालते हो डिस्टेंस, इन पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दो, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी, और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद अगला है, अगर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, द कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा इज अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। देखो ये मैंने परपेंडिकुलर डाला था इस प्लेन पर, तो ये होता है फुट उस परपेंडिकुलर का। ठीक है, फुट होता है। तो भाई एग्जाम में क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो ये जो भी फुट होगा, ये कहाँ है, ये प्लेन के ऊपर है, तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अदरवाइज क्या कर दो, अगर तुम्हें मान लो एक से ज्यादा ऑप्शन तुम्हारे पास आ जाए, एक से ज्यादा ऑप्शन तुम्हारे पास आ जाए, तो क्या करोगे, ये इसको मान लो जो फुट है तुम्हारा अल्फा बीटा गामा है, ये कोऑर्डिनेट तुम्हारे x1 y1 थे, तो अल्फा माइनस x1 जो फुट है उसका कोऑर्डिनेट पहले माइनस x1 अपॉन जो भी x का, देखो सब कुछ x लिया, x1 अल्फा x का कोऑर्डिनेट, अल्फा माइनस x1 अपॉन ए बीटा माइनस y1 अपॉन बी गामा माइनस z1 अपॉन दिस, और माइनस ax1 प्लस, इनको इसमें पुट कर दो और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद
अगर तुम्हें इस पॉइंट की निकालनी है इमेज, तो देखो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है इनका मिड पॉइंट है इस पॉइंट का और इसकी इमेज का, जितना ये ऊपर है उतना ही ये नीचे है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में कि डबल होगा, जो भी इसकी इमेज होगी वो इस फुट की क्या होगी डबल होगी, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पर 2 टाइम्स लगा दिया। उसके बाद अगला है मुझे डिस्टेंस निकालना है बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, तो दो पैरेलल प्लेन का के बीच का अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो क्या होगा d2 या d1 जैसे भी लिख लो, क्योंकि मॉड है d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ प्लेन, तो फैमिली ऑफ प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो जो भी दो प्लेन दे रखे हैं उनको किसी लैम्डा किसी कांस्टेंट से, कोई भी लैम्डा एनी पेरीमीटर है से कनेक्ट कर दो, तो वो तुम्हारे पास फैमिली ऑफ इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग द पोजीशन वेक्टर ए और पैरेलल टू बी, तो ये लाइन की इक्वेशन है, कोई भी लाइन है, ये एनी वेक्टर है p और ये a है जिससे वो लाइन पास हो रही है। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ये वो पॉइंट है जिससे वो पास हो रही है, ये एनी पॉइंट है प्लेन के अंदर। ठीक है, और ये b जो है ये क्या है, ये पैरेलल है इस लाइन के, ये लाइन है AP, इस लाइन के पैरेलल वेक्टर है ये जो भी b है, तो इक्वेशन क्या होगी r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, क्या होगी r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। अगर ये लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है, मान लो b, इसके कोऑर्डिनेट थे x1 y1 z1 और इसके थे x2 y2 z2, तो यहां से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा द इक्वेशन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो कैसे लिखते हो तुम x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ये वही चीज है। ठीक है, ये इसकी कार्टेशियन, ये वेक्टर फॉर्म थी जब दो पॉइंट से पास हो रही है, और ये क्या है तुम्हारी कार्टेशियन फॉर्म। तो मेन मैंने तुम्हें सारे फॉर्मूले जो हैं वो इसके करा दिए हैं 3D के। अगली क्लास में कल हम जो करेंगे ट्यूसडे को, वो हम करेंगे क्या, और ट्यूसडे को क्या करेंगे, क्या बताया था मैंने, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे। ठीक है, कि क्वेश्चंस करेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही।